अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड ईयर। बेटा आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना था करारदाद लाहौर मार्च 1940। अब उर्दू वालों के पास बेटा आप देखें कि 16 पेज पे करारदाद लाहौर मार्च 1940 दिया हुआ है और इंग्लिश वालों के पास 29 पेज पे हमारे पास दिया हुआ इलेक्शन ऑफ 1937 एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। अब बेसिकली ये सारा जो है इंग्लिश वालों का ये इससे रिलेटेड है, करारदाद लाहौर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा। इंग्लिश वाले लोगों को जैसे पहले भी मसला रहा कि हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए, जो ये चैप्टर पहले 3 चैप्टर्स जब उन्होंने किए थे तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप देखें यहाँ पे 1937 के इलेक्शन की जो बात हो रही है वो एग्जैक्टली यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम इसका कुछ पोर्शन करेंगे और इंग्लिश का जो पोर्शन हम नहीं करेंगे वो हम साथ बता रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको बताती जाऊँगी और आप वो कर लें। अच्छा, इसमें सबसे पहले वो आता है, बेसिकली हम करारदाद लाहौर को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें 1937 के बैकग्राउंड को ले रहे हैं हम साथ कि ये इलेक्शंस जो है वो बेसिकली करारदाद लाहौर की तरफ किस तरह से बढ़ते हैं। अब वो कहता है कि प्रोवेंशियल पार्ट जो है ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 जो था, यानी 1935 का जो कानून बनाया गया था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935, और जो है उसके अलावा प्रोवेंशियल इलेक्शंस जो थे मार्च 1937 में सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, एंड द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन अंडर दिस पार्ट वाज अनाउंस एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शन टू द प्रोवेंशियल लेजिस्लेटिव असम्बलीज। अब बेसिकली वो कहता है कि गवर्नमेंट ने 1935 का जो कानून है उसके मुताबिक 1937 में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाने थे, और जो है प्रोवेंशियल लेजिस्लेटिव यानी मजलिस कानून साज जो है उसको द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो इलेक्शन जो है वो करवाएगी टू द प्रोवेंशियल लेजिस्लेटिव असम्बलीज, वो मरकज़ी मजलिस कानून साज के यानी जो है वो इलेक्शंस करवाएगी। एंड बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस डिसाइडेड टू contest the elections and laid down their manifesto, and Muslim League laid down two main principles on which its elected representative would work. अब वो कहता है कि बेसिकली मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जमातें ऐसी हैं कि दोनों ने ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और दोनों ने इसमें हिस्सा लिया है, और जो है अगर देखा जाए तो इस पार्टिसिपेशन में मुस्लिम लीग जो है उसने जो पार्टिसिपेट किया है पार्टीज़ ने, तो फर्स्टली वो उनका क्या जो है वो प्रायोरिटीज़ रही हैं इन इलेक्शंस के हवाले से, इनमें पार्टिसिपेट करने के हवाले से। तो वो कहता है कि provincial constitution and the proposed central constitution should be replaced by the system of self government secondary, यानी पहला ये है कि उसमें सूबाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रपोज करेगा ऐसा मरकज़ी कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिप्लेस बाय द सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि सेल्फ गवर्नमेंट से रिप्लेस होगा। एंड सेकेंडरी, इन द मीन टाइम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम लीग वुड सिंसियरली वर्क टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और जो मुस्लिम लीग है वो उससे सिंसियरली यानी मुखलिस हद तक होकर जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएगी जो कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उससे। एंड द अदर मैनिफेस्टो वर मोर national and the congress to came forward with the somewhat similar slogans of public welfare freedom, यानी दोनों पार्टियां ही दोनों पार्टियों को अगर देखा जाए तो पब्लिक वेलफेयर जो है उसके हवाले से दोनों पार्टियों ने जो है वो उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश की। अब अगर हम उस हवाले से आगे बढ़ते हैं तो उसमें वो कहता है कि द रिज़ल्ट ऑफ इलेक्शंस वर शॉकिंग। अब ये वाली जो चीज़ है बच्चों उर्दू वालों के पास नहीं है, या आपने नहीं करनी, ठीक है। अब रिजल्ट्स की वो बात करता है कि इलेक्शन के जो थे वो बहुत ही हैरत अंगेज थे, शॉकिंग थे, जो है जिससे बहुत मुस्लिम लीग जो है वो बहुत जो है मायूस जो है वो नज़र आई, एंड फेल टू गेट मैनी वोट्स वाइल कांग्रेस अचीव्ड अ बिग विक्ट्री। अब वो कहता है कि मुस्लिम लीग जो है उसने इंतखाबात की कारकर्दगी जो है इंतहाई मायूस कन रही, और कांग्रेस ने 11 सूबों में से 8 हिंदू अक्सरियती सूबों में वाज़ अक्सरियत हासिल की और अपनी वजारतें बनाई। अब अच्छा, जो चीज़ आप लोगों के पास नहीं है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ हमने एंटर करना है इस चीज़ को कि कांग्रेस ने 11 सूबों में से यानी 11 प्रोवेंसेस में से जो है वो बेसिकली उन्होंने कितने वोट हासिल किए, 8 हिंदू अक्सरियती सूबों में उन्होंने
जो है विक्ट्री हासिल कर ली, और जिसकी वजह से उन्हें अचीवमेंट हुई एंड कांग्रेस गार्ड क्लियर मेजोरिटी इन 5 प्रोवेंसेस नेमली मद्रास, उड़ीसा, बिहार, सेंट्रल प्रोवेंसेस, यूनाइटेड प्रोवेंसेस एंड जिसको सीपी और यूपी लिखा हुआ होता है, ठीक है। इट आल्सो फॉर्म्ड अ कोलेशन इन द अदर प्रोवेंसेस। उन्होंने इन इलाकों में अपनी गवर्नमेंट बना ली क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी और बाकी जगहों पे कोलेशन यानी मिलकर जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा गया। Muslim League failed to get any success in the Muslim majority areas but got few seats in the Muslim minority areas. मुस्लिम लीग मेजॉरिटी एरियाज जो थे मुसलमानों के वहाँ पर तो उसने शिकस्त खाई और जो है वो हार गई, लेकिन ये है कि उसने माइनॉरिटी एरियाज में कुछ हद तक जो है वो सीट्स हासिल कर ली। अब बेसिकली उर्दू वालों के पास अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें तो वो क्या है कि अपनी वजारतें जब उन्होंने बना ली तो इन तमाम सूबों में मुस्लिम लीग जो है उनकी वजारतों में कोई हिस्सा नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी इलाकों में जो है वो शिकस्त खाई थी, और इक़्तिदार में आते ही कांग्रेस ने मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल दरामद शुरू कर दिया और मुसलमानों को इन हिंदू अक्सरीती सूबों में जहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यानी बेसिकली कांग्रेस ने उनके रास्ते में हर्डल जो है वो वो रुकावटें जो है वो लाने की कोशिशें शुरू कर दी और मुसलमानों को हर दर्जा तंग करना शुरू कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पे इंग्लिश वालों के पास देखें कि रिजल्ट ऑफ इलेक्शन के बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये बेटा आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कांग्रेस एट्रोसाइड्स, ये नहीं है। रिलीजियस एंड कल्चरल ऑपरेशन है, ये नहीं करना। फिर उसके बाद जो है इंग्लिश वाले लोगों का नेक्स्ट जो उसमें आता है कि उसमें ये सोशल ऑपरेशन है, फिर इकोनॉमिक ऑपरेशन है, फिर ये तमाम चीज़ें जो है ये वाला जो है आपके सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारे पास आता है डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ये हम लोगों ने करना है, ठीक है। तो अब बेसिकली वो कहता है कि विद द रिकग्निशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज द मुस्लिम ऑफ इंडिया वर रिलीव्ड ऑफ द मोस्ट अब वो कहता है कि मोस्ट ड्रेडफुल डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस एंड हिंदू मेजॉरिटी। अब वो कहता है कि जो ही रिकग्निशन हुई है कांग्रेस की मिनिस्ट्रियों की या कांग्रेसी वजारतें कायम हुई हैं तो उसके साथ ही मुसलमानों की जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके ऊपर जो है ड्रेडफुल किस्म का यानी ख़तरनाक किस्म का उन्होंने अपना डोमिनेशन उनकी या गलबा या हुक्मरानी जो है शुरू की। जो कांग्रेस और हिंदू मेजॉरिटी यानी जो हिंदू अक्सरियत थी उन्होंने जो है मुसलमानों को दबाना शुरू कर दिया। एंड द 2.5 ईयर ऑफ द कांग्रेस रूल वाज एन एक्सट्रीमली हार्ड, यानी 2.5 साल का ये जो अरसा रहा है ये बहुत ही मुश्किल तरीन अरसा रहा है मुसलमानों के लिए। एंड who had seen the real face of हिंदू मेंटेलिटी, और यहाँ पर आके मुसलमानों ने वाकई में जो हिंदू जहनीत थी उसको देखा। एंड ऑन 22 दिसंबर 1939 फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ वो कहता है कि ऑल द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1939 में जाके जितनी भी कांग्रेस मिनिस्ट्रियाँ हैं उन सब ने इस्तीफ़े दे दिए, यानी वजारतें ख़त्म हो गई और जो है मुसलमानों ने सुख का सांस लिया। मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू सेलिब्रेट अ डे ऑफ डिलीवरेंस थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, और मुसलमानों ने इसको डे ऑफ डिलीवरेंस यानी यौम निजात के तौर पर इस दिन को मनाया क्योंकि तमाम जो है कांग्रेसी वजारतें ख़त्म हो चुकी थी। अब इसको हम उर्दू वालों के पास डिस्कस करते हैं, ठीक है। सितंबर 1939 में दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हुआ और कांग्रेस ने जंग के दौरान बरतानिया की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने का फैसला किया और बरतानवी हुकूमत को चंद मुतालबात पेश किए जिनके मुस्तरद होने पर कांग्रेसी वजारतों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफ़े दे दिए और कायद आज़म ने मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को दिन को यौम निजात के तौर पर मनाने के लिए कहा। अब उसके बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ये हम लोगों ने नहीं करना, ठीक है। उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन का जो बैकग्राउंड है उस पर। अब वो कहते हैं 1930 में जब मुस्लिम लीग सब कॉन्टिनेंट वर रेडी टू लिव यूनाइटेड इंडिया एंड provided their political and religious rights were safeguarded, but the publication of the Nehru report and the bitter experience of the Congress rule of 1937 convinced the Muslims that it was impossible for them
टू लिव विद हिंदूज इन यूनाइटेड इंडिया। अब वो कहते हैं 1930 में जब मुसलमानों के दिलों में थोड़ी सी ये चीज़ हुई कि वो बरसगीर में मिलकर रहें, लेकिन बाद में आने वाले जो वाक़यात हुए जिसमें उन्होंने 1937 के इलेक्शन को देखा और उसके अलावा उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के हवाले से 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई उसको देखा, 1937 के इलेक्शंस को देखा, तो उनको प्रूफ हो गया, उनके लिए ये बात साबित हो गई कि जो है हिंदू और मुसलमान कभी भी इकट्ठे होकर नहीं रह सकते, जिसकी वजह से उन्होंने फिर जो है जो स्ट्रगल स्टार्ट की अपनी, उसके हवाले से जो है वो कहता है कि वो तब जाकर 23 मार्च 1940 जो है उसमें लाहौर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़े। ठीक है, अब बेसिकली हम लाहौर रेजोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि हम उर्दू वालों के साथ जो है वो भी इन टच रहेंगे। सूबों में कांग्रेसी वजारतों के दौर में मुसलमानों को इंतहाई तजर्बात का सामना करना पड़ा और ज़्यादा मुश्किलात जो है उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों के बाद मुतहदा हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत के हाथों ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन तजर्बात की रोशनी में मुसलमानों ने मुतहदा हिंदुस्तान में अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय अलग मुल्क और मुकम्मल तौर पर आज़ाद मुस्लिम रियासत का मुतालबा शुरू कर दिया। अब वो कहता है कि मुसलमानों की तरफ से हिंदुस्तान की तकसीम और एक अलग मुस्लिम रियासत के क़याम का मुतालबा वक्तन फ़वक्तन किया जाता रहा, लेकिन बाकायदा तौर पर यह मुतालबा पहली दफ़ा 1940 में लाहौर में मुनक़िद होने वाले मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में करारदाद लाहौर की शक्ल में हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली वो करारदाद लाहौर के हवाले से बात करता है कि ये तमाम चीज़ें कर लेने के बाद जब हमने उनकी ज़्यादतियाँ और उनके तमाम जो मुश्किलात उन्होंने हमारे रास्तों में पैदा की, उन सब के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके बाद हम आखिर डिसाइड करने में कामयाब हो गए कि हमें एक अलग रियासत चाहिए, और जो कि 1940 में हमने उसके जलसे में जो है उसको इस चीज़ के लिए जो है हमने डिमांड किया। अब यहाँ पे आके हमने ये वाली चीज़ इंग्लिश वाले लोगों ने फिर ये वाली चीज़ नहीं करनी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ कायद-ए-आज़म को सिर्फ जो है स्टार्ट करना है कि जिसमें द हिस्टोरिक सेशन ऑफ मुस्लिम लीग बिगेन 22 मार्च 1940 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेशन ऑफ अब वो कहता है कायद-ए-आज़म, यानी कायद-ए-आज़म 22 मार्च 1940 को जब फर्स्ट सेशन होता है तो उस वक्त जो है कायद-ए-आज़म शिरकत की, एंड फर्स्ट डे ऑफ द सेशन कायद-ए-आज़म एड्रेस द गैदरिंग इन मिंटो पार्क एंड सेड दैट द problem of subcontinent is not sectarian nature but of an international nature, यानी ये सिर्फ एक मजहबी जो है जंग नहीं है बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी जंग है, और एज लॉन्ग एज दिस फैक्ट इज़ एक्सेप्टेड इट इज़ इम्पॉसिबल, और ये बहुत अच्छा है कि हम बहुत जल्द इस हकीकत को जान लें। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एन एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। कायद-ए-आज़म डिक्लेयर्ड इट हैज़ बीन टेकन फॉर ग्रांटेड मिस्टेकनली दैट द मुसलमान्स आर अ माइनॉरिटी, दैट द मुसलमान्स आर नॉट अ माइनॉरिटी एंड द Musliman are the nation by any definition, and hence they had the right to separate country, region and state. अब बेसिकली वो करारदाद लाहौर की बात करते हैं जब कायद-ए-आज़म ने 1940 में 22 मार्च 1940 में कायद-ए-आज़म लाहौर आते हैं, और यहाँ पर जो है आप मिंटो पार्क में, जिसको इकबाल पार्क कहा जाता है, यहाँ पर सालाना जलसा जो मुस्लिम लीग था उससे खिताब किया, और आपने हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के लिए जो मसाइल दरपेश थे मुसलमानों को, उसके हवाले से आपने बात की कि हिंदुस्तान का मसला जो है वो फ़िरका वाराना नोयत का नहीं है, यानी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सेक्रेटेरियन नेचर का नहीं है, यानी हम फ़िरका परस्त नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये हैं वो हैं, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी नोयत की बात है कि अगर बुनियादी हकीकत को तस्लीम भी किया जाए तो ऐसा कोई भी दस्तूरी ढांचा काबिल कबूल नहीं हो सकता कि जो कि मुसलमानों के मफादात के ख़िलाफ़ हो, उनकी डिमांड्स के ख़िलाफ़ हो। और मुसलमान अगर जो है उनकी किसी कौम के हवाले से अगर देखा जाए तो लफ्ज़ कौम की हर तशरीह पर मुसलमान पूरे उतरते हैं, उनको ये हक़ है कि वो अपना वतन, अपना इलाका और अपनी रियासत उनकी हो। तो इसलिए वो कहता है कि अगर इस जलसे के हवाले से देखा जाए तो क्लियर कट इसमें ये बातें वाज़े कर दी गई थी कि मुसलमानों को एक अलहदा वतन चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें आता है कि टेक्स्ट ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, यानी इसका मतन क्या था। अब अगर करारदाद का मतन क्या था, यानी किस चीज़ पे ये बेस कर रही थी, या करारदाद लाहौर जो है उसका बेसिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या था। On 23 March 1940, the famous resolution was came to be known as the Pakistan Resolution was moved. अब वो कहता है 1940 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पेश की गई, और जिसको जो है यूनानिमसली यानी जो है मुत्तफ़िका तौर पर सब ने कबूल किया, और रेजोल्यूशन जो है वो मूव की थी बंगाल के चीफ मिनिस्टर मौलवी फजलुल हक ने। मौलवी फजलुल हक जो है उन्होंने इसको पेश किया था, और नोन एज शेर बंगाल, और आपको शेर बंगाल कहा जाता था। एंड
सेकंड बाय चौधरी खलीकुज़्ज़मान एंड सेकंडेड बाय, जिसको आप कहते हैं तायीद करना, यानी इस चीज़ की तायीद की थी चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने और कई दूसरे जो उनके साथी थे उन्होंने इस चीज़ की तायीद की थी। अब अगर हम इस चीज़ को लें तो ये बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट है उसके अलावा हमारे पास उर्दू वालों के पास ये अलग से चीज़ दी हुई है कि मौलवी फजल हक के हवाले से जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मौलवी फजल हक ने इसको पेश किया था, उन्हें शेर बंगाल कहा जाता था, वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। अब बेसिकली करारदाद लाहौर के मतन की तरफ जाते हैं, यानी इसका जो टेक्स्ट है उसकी तरफ जाते हैं कि द रेजोल्यूशन स्टार्टेड दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान वुड बी वर्केबल इन दिस कंट्री आर एक्सेप्टेबल टू द Muslims unless it is designed on the following basic principles, namely that the geographically contiguous units are demarcated into region which should be सो कॉन्स्टिट्यूटेड। अब वो कहता है कि कोई भी ऐसा जो है कानून या मुस्लिम लीग के इस इजलास में ये सोची समझी राय थी कि इसमें कोई दस्तूर काबिल अमल नहीं हो सकता और जो कि मुसलमानों के मुफादात के मुतसादिम हो, और सिर्फ उसी दस्तूर को मुसलमान कबूल करेंगे जिसकी बुनियाद मंजिल असूलों पर रखी जाएगी, यानी जुग्राफियाई लिहाज से बाहम मुतसिल, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए, दीवार के साथ दीवार लगी, सरहद के साथ सरहद लगी हुई इलाकों के ऐसे हितों की सूरत में हदबंदी की जाए और ज़रूरी इलाके रद्दबदल के साथ उनकी ऐसी तश्कील की जाए जिन इलाकों में मुसलमान अददी लिहाज से अक्सरियत में है, जैसा कि हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी हिस्सों में उनको यकजा किया जाए ताकि वो आज़ाद रियासत बन सके। उन रियासतों में शामिल इकाइयाँ सूबे खुद मुख्तार मुक़तदर आला होंगे, यानी डिक्टेटर्स होंगे और वो खुद हुकूमत करेंगे। अब वो कहता है कि अगर इस हवाले से अगर री एडजस्टमेंट के हवाले से बात की जाए तो वो बात कहता है कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न जोन जो है उनकी उसने बात की, यानी वो तमाम इलाके जो कि पहले से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और वो सूबे एक दूसरे के साथ जो है मुंसलिक हैं, तो उनको अलहदा जो है वो एक रियासत बना दिया जाए। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है कि autonomous and sovereign and effective and mandatory safeguards should be specifically provided in the constitution for the minorities for the protection of their religion, cultural, economic, political, administrative and other rights। और उसके अलावा वो कहता है कि वहाँ पर मुसलमानों की जो रियासत है, जो अलग रियासत है, उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनके मज़हब की, सकाफ़त की, माशी, सियासी और इंतज़ामी हवाले से, और दूसरे कई हकूक़ जो हैं वो उन अक़लीतों को दिए जाने चाहिए। ये बेसिकली लाहौर रेजोल्यूशन जो है उसका मतन था, टेक्स्ट था। अब आगे हम इसको उर्दू में जो हमारा पार्ट रहता है उसको डिस्कस करते हैं। करारदाद लाहौर 23 मार्च को पेश की गई, 24 मार्च को इसकी मंजूरी दी गई एंड इस करारदाद को हिंदू अखबारात ने करारदाद पाकिस्तान के नाम से शाया किया। हालांकि करारदाद के मतन में कहीं भी लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं किया गया था और इसका फ़ायदा ये हुआ कि आम जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसने जो है उसने इस करारदाद का मकसद समझाने में ज़्यादा वक्त दिक्कत पेश नहीं आई, और अगर हिंदू प्रेस इस करारदाद को पाकिस्तान का नाम ना देती तो मुसलमान रहनुमाओं को मुसलमानों के इसका मकसद और अहमियत समझाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती। अच्छा, अब बेसिकली वो ये कहता है कि नेक्स्ट डे जो है हिंदू अखबारात और अंग्रेज़ अखबारात जो थे उन्होंने खुद ब खुद ही इसको लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जो है वो शाया किया, करारदाद पाकिस्तान के नाम से जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जो है उसको इशात की, और मुसलमानों ने भी इसको बाद में यही नाम पसंद किया। अब अगर मुसलमान अगर ख़ुद इस चीज़ के लिए वो करते तो मुसलमानों के लिए ये बातें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन उन्होंने ख़ुद ही इसको एक्सेप्ट कर लिया कि मुसलमान इसमें जो बात कहना चाहते हैं वो बेसिकली पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और बेसिकली पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, यानी एक अलहदा वतन जो है उसका नाम पाकिस्तान जो है उससे हर चीज़ से वो लोग आगाह हो चुके थे और मुसलमानों का काम आसान हो गया था कि उन्हें मज़ीद जो है आगे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अब बच्चों ये है कि उर्दू वालों का जो है वो थोड़ा शॉर्ट है सिलेबस, तो इंग्लिश वालों को ये तमाम चीज़ें ये देख लें। रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स रेजोल्यूशन है, हिंदूज रेजोल्यूशन है, ये चीज़ें आपकी नहीं हैं सिलेबस में। उसके बाद ये तमाम ये जो पॉइंट्स हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देखें 38 पेज है और उसके बाद आपका 39 पेज है। ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है, समझ आ गया आपको। फिर उसके बाद है यहाँ पे
पेज नंबर 40 पे यहाँ तक ये वाली चीज़ आपकी एडेड नहीं है। उसके बाद आपका क्रेप्स मिशन है जिसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया और आ गया होगा और आपका सिलेबस जो है उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।